हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 18 सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। वहीं ब्लू लाइन भी यूज़ करी है जिनसे हमने वो चीज़ डिनोट की गई है जो इंपॉर्टेंट तो है बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास। मैनी नेचुरल occurring element exist as more than one isotope. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। यानी बहुत सारे नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एज ए वन आइसोटोप, बट जब उनके रिलेटिव अबंडेंस की बात कर दी जाए तो वहाँ पर हम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ये तो बात हो गई एवरेज एटॉमिक मास, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस दे रखा है और एटॉमिक मास यूनिट भी दे रखा है। अब आगे बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम ही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग टुगेदर देम टुगेदर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एटॉमिक मास होता है उनको जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए। जैसे CH4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1.008 AMU, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया और एडिशन कर लिया गया कार्बन 12 के साथ। तो यहाँ से 16 म्यू, ये आंसर ये आ गया। अब बात जाती है फॉर्मूला मास की। देखिए, सब सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज कंस्टिट्यूटेड यूनिट्स। इन सच कंपाउंड पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव एंटिटीज आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस हो लाइक सोडियम क्लोराइड जिनमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं है। यानी डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला मास की बात कर लेते हैं। तो द फॉर्मूला such as NaCl is used to calculate formula mass instead of molecular mass। यानी यहाँ molecular mass की जगह यहाँ फॉर्मूला NaCl यूज़ होता है। इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी सोडियम क्लोराइड, देखिए सॉलिड स्टेट में तो सोडियम क्लोराइड ऐसे एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब जो मोलिकुलर मास है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला मास यूज़ होता है। द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। यानी यहाँ पे फॉर्मूला मास की जगह मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और क्लोरीन दोनों का मिला के हम यहाँ से फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकाल लेते हैं। अब बात आ जाती है मोल कंसेप्ट या मोलर मासेस की। तो सबसे पहले देखिए, इन SI सिस्टम मोल वॉज इंट्रोड्यूस एज ए 7th बेस क्वान्टिटी और फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से सिंबल, मतलब मोल जो होता है मोल, उससे इंडिकेट करते हैं, जो कि एक 7th बेस क्वांटिटी के रूप में हमने इंट्रोड्यूस किया था। द मोल सिंबल MOL इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेन 6 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज। यानी एक मोल में 6 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज होती है। दिस नंबर इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो जो कॉन्स्टेंट होता है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है 6.02 × 10⁻23 when expressed in unit per mole and it is called Avogadro number। यानी इसको हम Avogadro नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है, देखिए Avogadro जो भी कॉन्स्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें भी 6 × 10⁻23 एटम्स हो गए। वहीं 1 मोल वाटर में भी 6 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड में भी होगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, उसे हम मोलर मास कहते हैं। अब बात आ जाती है परसेंटेज कंपोजिशन की। तो देखिए, जो भी यहाँ पे फार्मूला आता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे सीधा मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड में कितना मास है एक एलिमेंट का, इनटू 100 अपन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यानी मोलर जो भी कंपाउंड का मोलर मास है। मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे मोलर मास ऑफ वाटर है 18, तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाल लिया जाए, 2 × 1.8। यानी यहाँ पे मास ऑफ द एलिमेंट, यानी जो भी कंपाउंड जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मास कर लिया। अब अपॉन टोटल मास, मोलर मास की बात कर लिए और उसका 100 से मल्टीप्लिकेशन कर जाए। इसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं 16/18 × 100। अब इसी तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन।
अब ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करी जाए, देखिए जो भी एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड में जो भी कितने भी वेरियस जो भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, कितने भी एटम्स प्रेजेंट, यानी जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड, उनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो, उसे ही हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। वेरिस जो कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इट्स मोलिकुलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी मोलिकुलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कितने एक मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो शो करता है। वही एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। अब यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालना होता वो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे ए कंपाउंड कंटेन्स 4% ऑफ हाइड्रोजन, 24% ऑफ कार्बन, 71% ऑफ क्लोरीन एंड इट्स मोलर मास इज 98.96। तो व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूलाज, तो कैसे, देखिए स्टेप 1, पहले क्या होता है कि जो भी मास परसेंट होता है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 4% हाइड्रोजन तो 4 ग्राम, 24% कार्बन तो 24 ग्राम। इसी तरह से क्लोरीन का भी निकाल लेंगे। अब आ जाती है बात में, देखिए अब इन सब चीज़ को जो भी मास निकाल लिया, अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो अपॉन 2 जो कि उसका मोलिकुलर मास हो गया, इससे हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल गए। मतलब एक मोलिक्यूल यहाँ पे 1 ले लिया तो 4 अपॉन 1 इज 4 मोल, वही मोल ऑफ कार्बन 24/12 इज 2 मोल। इसी तरह से मोल्स निकाल लिए। अब क्या होता है कि जो भी मोल होते हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया 2:1:1। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला हमें निकल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, यहाँ पे कार्बन 1 होगा, एक क्लोरीन होगा। ये एक सिंपलेस्ट मोलिकुलर। अब यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाल लिया है, तो मोलिकुलर फार्मूला में क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला में हम सबसे पहले क्या होता है कि जो भी एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसका मास ऐड कर लेते हैं किसमें, एटॉमिक मास में। यानी यहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 × 1 इज 2 मास एंड क्लोरीन का 35, तो इन सबका एडिशन कर लिया। इससे क्या था कि हमें यहाँ से निकाल लेते हैं कि कितना, यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला मास निकल गया, जबकि हमें मोलार मास हमें पता है 98 पॉइंट यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में मोलार मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला से हम मोलार मास को डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमें वैल्यू निकल जाती एन से। एन एक्चुअली यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला से हमें पता लग जाएगा कि एन की वैल्यू से कि हमें कितने रेशियो में बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन CH यहाँ पे जो भी एक एम्पेरिकल फार्मूला उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है एन का, जिससे हमें मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन हो जाता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए CH2Cl में, तो यहाँ से C2H4Cl2 ऑब्टेन हो जाता है। अब स्टाइकोमेट्री की बात कर लीजिए, स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की। द वर्ड स्टाइकोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 वर्ड्स स्टाइकोन एंड मेट्रियन। स्टाइकोमेट्री जस्ट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी स्टाइकोमेट्री में क्या होता है कि जो भी मासेस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके कैलकुलेशन को डील करती है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री में क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर ली जाती है। जैसे यहाँ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे CH4 + 2O2 गिव्स CO2। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉफिशिएंट होते हैं, ऑक्सीजन का 2 है, H2O का कितना है 2 है, तो ये यहाँ जो ये 2 दे रखे ये स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। और अकॉर्डिंग टू द अबो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें देखिए 1 मोल ऑफ CH4 यानी मीथेन रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो जिससे 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाता है। वहीं इससे एक और प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जिससे 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2O निकाल दिया जाता है। वहीं इसी चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट करेगा 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें 22.7 लीटर ऑफ CO2 और 45.4 लीटर ऑफ वाटर निकलता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या, देखिए द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसके कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिमिटेड हो जाती है, उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब लिमिट देखिए, इन परफॉर्मिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो केप्ट इन माइंड। यानी लिमिटिंग रिएजेंट की
का जो एस्पेक्ट होता है उसे भी हम यहाँ से माइंड में रखते हैं। उसके साथ ही हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिएक्शन इन सॉल्यूशंस की बात करें, देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या कितना परसेंट ऑफ कंपाउंड एक मतलब कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम पहला मास परसेंट से या मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी या मोलालिटी, इन सब से हम डिले करते हैं। अब इन सबको हम पहले हम आगे जाके इन सब से ही डील करेंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से कि जितने रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम होंगे एक एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही जो एटम्स होंगे एक सिंगल एलिमेंट के उतने ही होने चाहिए जितना रिएजेंट की साइड होगा। जैसे मान लीजिए हमने 4 आयरन 4 Fe + 3 O2 करवाया, 2 Fe3 O4 2 Fe2 O3, तो यहाँ से हमें बैलेंस जो होती बैलेंस इक्वेशन मिलती। वहीं 2 Mg का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन करवाया 2 MgO, ये भी बैलेंस इक्वेशन है। वहीं P4 का रिएक्शन हमने O2 से करवाया तो P4O10, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन। उसका कारण क्या होगा, देखिए जो भी पहली और दूसरी इक्वेशन थी वो बैलेंस थी इसलिए क्योंकि उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे जितने भी एटम्स होते उनके नंबर ऑफ एटम सेम थे। वहीं अब बात कर दिए थर्ड इक्वेशन P4 + O2, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया। इसके कारण क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एक कोफिशिएंट 5 ऐड कर देते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो केमिकल इक्वेशन होती है, ये बैलेंस हो जाती है। अब हम देखिए अब एक नए सिरे से हम यहाँ से समझेंगे कि कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से कंबशन ऑफ प्रोपेन किया, प्रोपेन का कंबशन का हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी कंबशन में क्या होता है कि जो भी एक कंपाउंड है जैसे प्रोपेन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और Ca2 और H2 निकाल देगा। तो इन सबके सबसे पहले हम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लगते हैं। अब यहाँ से सबसे पहली स्टेप कि सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड है उतने प्रोडक्ट की साइड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 3 कार्बन एटम रिएक्टेंट की साइड पे है तो उतने ही कार्बन हम राइट साइड पे ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है मतलब दोनों बराबर हो गए। CO2 में हम 3 एक कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। अब वही बात करते हैं, देखिए बैलेंस द नंबर ऑफ H एटम्स, H एटम्स को हम बैलेंस करते हैं। तो H एटम में क्या होता है कि यहाँ से हम H एटम्स को, अब H एटम्स क्या होता है कि जैसे 8 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, तो उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड में ऐड करने पड़ेंगे, यानी उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए। ऐड करना जरूरी नहीं है, बट दोनों को बैलेंस करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो जरूरी बन सके वो कर सकेंगे। अब यही बात करते थे कि बैलेंस की बात करते तो बैलेंस में हम क्या होता है, जैसे भी देखिए बैलेंस ऑफ ए नंबर। अब आखिरी में सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात कर लें। देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया तो सबसे आखिरी में ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए 10 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड, यानी प्रोडक्ट साइड हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 10 ऑक्सीजन हो गए, तो इतना ही कोफिशिएंट। देखिए जो भी कोफिशिएंट हो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड भी हमें लगभग 10 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो उतने ही हम ऑक्सीजन उधर भी बैलेंस कर देंगे। द वेरीफाइड एंड देन लास्ट पे क्या होता है कि लास्ट में अब सब बैलेंस हो चुके हैं ना, तो एक बार वेरीफाई कर लो, वेरीफाई एटम्स नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बैलेंस इक्वेशन, यानी जो भी फाइनल इक्वेशन हो उसमें हम बैलेंस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो यहाँ से रिएक्शन ये जो क्वेश्चन दे रखे ये आपको करना है, ये आप खुद से करें बढ़िया है, मतलब इनको आपसे खुद ही करना पड़ेगा। सो अब आते हैं हम मास परसेंट की बात कर लेंगे। तो मास परसेंट में सबसे पहले आता है, देखिए मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, यानी यहाँ पे कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में, उसका परसेंटेज होता है मास परसेंट। अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, उनका रेशियो वही हो जाता है मोल फ्रैक्शन। जैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन, Na अपॉन Na + Nb, ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हो जाएगा। अब बात आ जाती है मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में
वही मोलरिटी होते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो जाता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे मोलरिटी कहते हैं। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आगे बात आ जाती है, देखिए अब ये तो यहाँ से प्रॉब्लम से जो आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अब आखिरी टॉपिक आ जाता है मोलैलिटी का। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट के एक 1 kg सॉल्वेंट में, तो उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी से रिलेटेड, कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। तो यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं? देखिए अब NaCl का हमें कुछ पता दिया 3 मोलर, यानी NaCl का हमें मोलिकुलर वेट पता है 58.5, तो 3 × 58.5, तो यहाँ से हमें NaCl का अमाउंट पता चल जाएगा। अब यहाँ से हमें 1.25 ग्राम डेंसिटी से हमें पता चल जाएगा कि कितना सॉल्वेंट में है, यानी 1250 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा 1 लीटर में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सॉल्वेंट कितना है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में से हमें पता चल गया मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है, वो हमें पता चल गया कि 1250 ग्राम, ये 1250 ग्राम हमें पता। अब 1250 ग्राम में से हम माइनस कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना वाटर है सॉल्यूशन में। तो लगभग 1074 ग्राम ये मास ऑफ वाटर होगा। अब क्या करते हैं, मोलैलिटी निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1.07। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लगभग 2.79 मोलैलिटी ये हो जाती है मोलाल, जो इसकी यूनिट होती है मोलैलिटी, मोलाल ये हो जाती है 2.79 मोलाल। अब यहाँ से देखिए एक नोट है कि द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी जो भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर का सेट चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि मास टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहता है। इसके कारण जो भी मोलैलिटी है एक सॉल्यूशन की, वो टेम्परेचर के बदलने या घटने से कोई चेंज नहीं आता, जबकि मोलैलिटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।